क्योंकि उस टाइम पे महार जाति के बच्चों को छुआछूत के कारण पाठशाला में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी और यहाँ तक कि उन्हें पाठशाला में स्वयं से लेकर पानी तक भी नहीं पीने दिया जाता था। जब भीमराव को 4 साल की स्कॉलरशिप देते हुए, जिसमें प्रति माह $11.50 थी, उन्हें न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए भेज दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया कि भारतीय समाज में दलितों के साथ हो रहे अन्याय, भेदभाव और शोषण को दूर करने के लिए एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है, जहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचित देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई। इस प्रकार दलित प्रतिनिधित्व केवल दलित वोटों से ही चुना जाना था, जो महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान को लिख पाना शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं था। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। आज से करीब 200 साल पहले जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत यानी अब के मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। वो रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14 और अंतिम संतान थी, जिससे वो अपने परिवार में सबको प्रिय थे। उनके पिता, जो उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सूबेदार की पोस्ट पर काम करते थे, लेकिन इतनी अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद उनके परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था, क्योंकि वो कबीर पंथ को मानने वाले मराठी मूल के थे, जो हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जिन्हें उस टाइम पे अनटचेबल यानी अछूत कहा जाता था। जब भीम 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता सूबेदार की पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं और वहां से उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाता है। मुंबई आने के बाद उनके परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसी बीच भीम की मां भीमाबाई की डेथ भी हो गई। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद रामजी सकपाल ने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा पाना रामजी सकपाल के लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे महार जाति के बच्चों को छुआछूत के कारण पाठशाला में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। बट रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सूबेदार की पोस्ट पर काम कर चुके थे, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1900 में उनके बेटे भीम को सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया, जहां उनका नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। और यहीं से भीमराव के जीवन की संघर्ष की शुरुआत होती है, क्योंकि उस टाइम पे छुआछूत और जातिवाद की मेंटालिटी उच्च कास्ट के लोगों में इतनी ज्यादा थी कि अगर उनकी किसी भी वस्तु में महार जात के लोगों की परछाई भी पड़ जाती तो वो वस्तु उनके लिए अपवित्र हो जाती थी, जिसके कारण भीमराव को पाठशाला में बाकी बच्चों से दूर, जहां उनके स्लीपर रखे होते थे, वहां बैठाया जाता था। साथ ही भीमराव अपने बैठने के लिए घर से स्वयं एक दरी लेकर जाते थे और यहाँ तक कि उन्हें पाठशाला में स्वयं से लेकर पानी तक भी नहीं पीने दिया जाता था। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव ने अपनी 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब अछूतों के लिए यह एक असामान्य बात थी, जिससे भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और इसी समारोह में उनके परिवार के मित्र दादा केलुस्कर ने भीमराव को स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी, जिसे पढ़कर भीमराव ने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। इसके बाद जब भीमराव 15 वर्ष की आयु के थे तभी उनका विवाह एक 9 साल की लड़की रमाबाई के साथ करा दिया जाता है। विवाह के बाद भी भीमराव ने अपनी शिक्षा को जारी रखा और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिससे अगले ही साल भीमराव को एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला मिल गया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध रखता था। सन 1912
जब भीमराव ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से बीए की डिग्री प्राप्त की। वो अपने समुदाय के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन इसी बीच उनके पिता रामजी सकपाल की तबीयत काफी बिगड़ गई और अंततः 2 फरवरी 1913 में उनका निधन हो गया। वीडियो में आगे बढ़े तो उस टाइम पे इंडिया में अलग अलग प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। वहीं बड़ौदा के एक राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने छात्राओं के लिए एक स्कॉलरशिप की स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत राजा गायकवाड़ छात्राओं को दूसरे देशों में पढ़ाने के लिए भेजते थे। और इसके बदले गायकवाड़ सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उन्हीं की प्रिंसली स्टेट में आकर काम करे। जब राजा गायकवाड़ को दादा केलुस्कर के माध्यम से पता चला कि भीमराव एजुकेशन के लिए बहुत ही इच्छुक हैं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उन्हें एजुकेशन करने में काफी दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने सन 1913 जब भीमराव को 4 साल की स्कॉलरशिप देते हुए, जिसमें प्रति माह $11.50 थी, उन्हें न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद भीमराव, जो एक पारसी व्यक्ति नवल भतेना के साथ लिविंगस्टन हॉल में बस गए और वही उनके लाइफ टाइम जो एक सच्चे मित्र भी बने। जून 1915 जब उन्होंने अपने मुख्य विषय इकोनॉमिक्स में एमए की परीक्षा पास की और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। साथ ही भीमराव ने यहाँ से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी भी प्राप्त की। उसके बाद भीमराव अक्टूबर 1916 में अमेरिका से लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स यानी लॉ की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच बड़ौदा राज्य से उनके लिए एक मैसेज आता है कि तुम्हारी स्कॉलरशिप की सीमा समाप्त हो चुकी है और अब तुम्हें इंडिया वापस लौटकर बड़ौदा राज्य में काम करना पड़ेगा। भीमराव, जो अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़कर वापस नहीं आना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। सन 1917 जब प्रथम विश्व युद्ध का समय था, भीमराव इंडिया लौटते समय अपने पुस्तक संग्रह को उस जहाज में ना भेजकर किसी दूसरे जहाज में भेजा, जिसे जर्मनी पनडुब्बियों के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया, जिससे इंडिया में ये अफवाह फैल गई कि भीमराव जिस जहाज से आ रहे थे उस जहाज को जर्मनी पनडुब्बियों द्वारा डुबो दिया गया। इंडिया पहुंचने के बाद भीमराव को बड़ौदा राज्य से सेवा सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला, लेकिन इतने एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके प्रति लोगों की मेंटालिटी वही छुआछूत, जातिवाद की थी, जिससे वो बड़ौदा राज्य में अपने रहने के लिए किराए का मकान ढूंढते रहे। लेकिन महार जाति होने के कारण उन्हें किसी ने किराए का मकान नहीं दिया। हमारा नाम भीमराव अंबेडकर। हिंदू? हाँ जी। जात? महार। माफ करो, कमरा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कई रातें बड़ौदा राज्य की सड़कों में गुजारा, लेकिन जब उन्होंने झूठ बोलकर अपनी जाति पारसी बताई तो उन्हें किराए का मकान मिल गया। इसके बाद जब उन्होंने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया तो यहाँ भी उनके लिए एक समस्या थी, क्योंकि उस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सारे अपर कास्ट के लोग थे, जिससे भीमराव को स्वयं ही अपनी चेयर साफ करनी पड़ती और वो जो भी फाइल अपने सिक्योरिटी यानी पीएन से मंगवाते वो उनके हाथ में ना देकर गुस्से से जमीन में फेंक कर चला जाता। इवन भीमराव को उस ऑफिस का पानी तक भी नहीं पीने दिया जाता था। इन सभी समस्याओं को झेलते हुए भीमराव ने आखिरकार निराश होकर इस नौकरी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने इस संपूर्ण घटना को अपनी एक आत्मकथा वेटिंग फॉर अ पिज़्ज़ा में वर्णित भी किया।
उसके बाद उन्हें अपने एक अंग्रेज जानकार से 1918 में मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। लेकिन यहाँ भी उनके लिए एक समस्या थी कि उस कॉलेज में जितने भी अपर कास्ट के स्टूडेंट थे उन्होंने सीधा प्रिंसिपल से जाके मना कर दिया कि हम एक निचली कास्ट के व्यक्ति से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें किसी न किसी तरीके से मनाया कि वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, आपको अच्छा पढ़ाएंगे, जिससे स्टूडेंट मान जाते हैं। और सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर भीमराव स्टूडेंट को इतना इम्प्रेस कर देते हैं कि अब सारे स्टूडेंट उन्हीं से क्लास लेना चाहते थे। लेकिन वहाँ के जो अन्य प्रोफेसर थे वो अभी भी उनके साथ पानी पीने वाले बर्तन तक को भी साझा करने के लिए सक्षम नहीं थे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भीमराव ने 31 जनवरी 1920 में मूक नायक नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की, जो सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन निकलता था। लेकिन उसके माध्यम से भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक अन्याय, जातिवाद और असमानता के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इसी बीच कोल्हापुर के साहू महाराज और अपने पारसी मित्र के सहयोग से भीमराव पुनः इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो गए, जहां उन्होंने 1921 में एमएससी प्राप्त की और 1922 में उन्हें ग्रेज इन में बैरिस्टर यानी लॉ की डिग्री प्रदान की। इसी के साथ 1923 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर ने 3 महीने रुककर जर्मनी की वामन विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। लेकिन समय ज्यादा ना होने की वजह से उन्हें बीच में छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। ये सोचने की बात है कि इतना हाईली एजुकेटेड व्यक्ति जिसके पास एमएससी, डीएससी, पीएचडी और लॉ जैसी डिग्रियां थी, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहकर फर्स्ट क्लास की जॉब और लग्जरियस लाइफ पूरी शान के साथ, वो भी बिना किसी भेदभाव के जी सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया वापस आकर छुआछूत और जातिवाद की मेंटालिटी को सहा, जिसका मेन रीजन था उनकी सोच। उन्होंने देखा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ छुआछूत का इतना गंदा व्यवहार किया जाता है, तो मेरी ही जात के जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके साथ ना जाने कितना गंदा व्यवहार किया जाता हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया कि भारतीय समाज में दलितों के साथ हो रहे अन्याय, भेदभाव और शोषण को दूर करने के लिए एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 में अपना पहला संगठित प्रयास बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना और उन्हें ऊपर उठाना था। साथ ही दलित समाज को संगठित करना ताकि वो अपने अधिकारों के लिए एक साथ आवाज उठा सके। सन 1925 जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत सार्वजनिक जल स्रोत सभी जातियों के लिए एक समान होगा। हालांकि इस आदेश का पालन सवर्णों द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महान सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य महान शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौधार जलाशय में पानी पीने का अधिकार मिले। हालांकि अछूत समुदाय उस चौधार जलाशय से पानी तो पी लिया, लेकिन उसके साथ उच्च कास्ट के लोगों ने बहुत बुरा भी किया। सुनो सुनो सुनो, उन्होंने चौधार तालाब अपवित्र कर दिया। महान सत्याग्रह के बाद 1997 के एंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए हिंदू प्राचीन पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जाति भेदभाव का समर्थन करते हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से उन प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई, जिसे आज भी हिंदू दलितों द्वारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद भीमराव ने 1930 में काला राम मंदिर सत्याग्रह का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य दलितों को मंदिर में प्रवेश कराना और धार्मिक समानता को सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन में लगभग 15,000 स्वसेवक इकट्ठा हुए, जिसमें बच्चे,
पुरुष और महिलाओं ने पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प से गए, लेकिन जब वो द्वार तक पहुंचे तो ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा द्वार को बंद कर दिया, जिससे अछूत समुदाय मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इस आंदोलन के बाद भीमराव ने समाज में व्यापक बदलाव लाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की कोई दखल ना हो, जिससे 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उनकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। भीमराव की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई और वहीं ब्रिटिश भीमराव के विचारों से सहमत हुए, लेकिन धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी महात्मा गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। महात्मा गांधी को लगता था कि सवर्णों यानी उच्च कास्ट के लोगों को छुआछूत भुलाने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पूना संधि के कई दशकों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा, तो 1932 में ब्रिटिश सरकार ने भीमराव के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देते हुए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस समझौते के तहत भीमराव द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्गों को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे और दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व चुनने की आजादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधित्व केवल दलित वोटों से ही चुना जाना था, जो महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस टाइम पे महात्मा गांधी जो पूना की एरवदा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया गया तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि महात्मा गांधी देश के फ्रीडम के लिए यह व्रत रखते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इस पृथक निर्वाचिका के अधिकारों को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में ना जाने कितने ऐसे लोग आए और चले गए। मैं गांधी की जान बचाने के लिए दलित के हितों का त्याग नहीं कर सकता। लेकिन वहीं मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत काफी बिगड़ रही थी, जिससे गांधी के प्राणों पर काफी संकट आ पड़ा था और अब पूरा हिंदू समाज भीमराव अंबेडकर का विरोधी बन गया, जिससे देश में बढ़ते दबाव को देखकर भीमराव ने 4 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे एरवदा जेल पहुंचे, जहां गांधी और भीमराव के बीच एक समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में दलित को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचिका के अधिकारों को छोड़ने की घोषणा की। इसी के साथ कम्युनल अवार्ड में मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़वाकर 148 करवा ली। साथ ही अछूतों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियुक्त करवाई और सरकारी नौकरी में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। बट पूना पैक्ट के समझौते के बाद भी सवर्णों ने महार समुदाय के लोगों के साथ वही छुआछूत, शिक्षा प्राप्त न करने देना, नौकरी करने में बाधा पहुंचाना, यहाँ तक कि पानी तक ना लेने देना। इन सब के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला में एक सम्मेलन के दौरान धर्म परिवर्तन की घोषणा की। उनका कथन था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इस घोषणा ने हिंदू धर्म के प्रति उनकी असहमति और दूसरे धर्म की ओर झुकाव को स्पष्ट किया।
इसी बीच उनकी पत्नी, जो एक लंबी बीमारी से ग्रसित होने के कारण 1935 में डेथ हो गई, जिससे भीमराव काफी टूट चुके थे। लेकिन फिर भी भीमराव ने इसके एक साल बाद यानी 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटों से जीती, जिससे भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया और वो 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे। उसके बाद 1942 से 1946 के दौरान भीमराव अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकाली परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे, जहां उन्होंने श्रमिकों के लिए कई अधिकारों और कल्याणों का सुधार किया। लेकिन इसी बीच उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के लिए बॉम्बे नॉर्थ सीट से खड़े हुए, पर कांग्रेसी नेता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधानसभा के अध्यक्ष बने, जिसके कारण उन्हीं के पूर्व सहायक और कांग्रेसी पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर द्वारा हरा दिया गया। उसके बाद उन्होंने बंगाल सीट से चुनाव लड़ा और वहां से जीत गए। लेकिन बंटवारे के बाद बंगाल पाकिस्तान का हो गया, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, और साथ ही अंबेडकर जब बंगाल से संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे वो भी खारिज हो जाते हैं। इधर इंडिया को 15 अगस्त 1947 में फ्रीडम मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उन्होंने अंबेडकर को देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आजादी के बाद देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो देश के संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांत, कानून और नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करे, जिससे हर एक नागरिक को फ्रीडम, समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। लेकिन भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान को लिख पाना शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं था, और अगर संविधान को तैयार कर भी लिया जाता तो शायद आज जैसा व्यापक समता मूलक और अधिकार प्रदान स्वरूप ना हो पाता। इस बात को समझते हुए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर शामिल थे, जिनका मुख्य कार्य भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करना था। इस संविधान के निर्माण कार्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शुरुआत में बौद्ध संघ रीतियां और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया, और साथ ही भीमराव अंबेडकर ने लगभग 60 से भी ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया, जो भारत के संविधान निर्माण कार्य में एक अहम भूमिका निभाई। इस संविधान के प्रारूप को पूरी तरीके से तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अपनाया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोलते हुए कहा कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य यानी काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति अधम था। भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके लिए यह सफर बहुत ही मुश्किल था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे, जिससे वो उपचार के लिए बॉम्बे गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें एक ऐसे जीवन साथी की सलाह दी जो उनको एक अच्छा खाना पका सके और साथ ही उनकी देखभाल के लिए चिकित्सा का ज्ञान हो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना दूसरा विवाह एक ब्राह्मण पुत्री शारदा कबीर के साथ किया, जो पेशे से एक नर्स थी, जिन्हें बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जाना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कई बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद देश के हित के लिए, समाज के अधिकारों के लिए संविधान सभा में हिंदू कोड बिल की मांग की, जिसका उद्देश्य भारत के समाज में सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना
था। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत संसद की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी, जिसके कारण 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा ध्यान समाज सुधार और दलितों के अधिकारों की लड़ाई पर केंद्रित किया, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि हिंदू धर्म के भीतर दलितों के लिए न्याय और समानता प्राप्त करना संभव नहीं है। अंबेडकर का मानना था कि दलित समुदाय केवल हिंदू धर्म को छोड़कर ही आत्मसम्मान और सामाजिक फ्रीडम प्राप्त कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया, क्योंकि बौद्ध धर्म शिक्षाओं में समानता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांत मिले जो उनके विचारों और आदर्शों से मेल खाते थे। इस धर्म में जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यह धर्म सभी लोगों को एक समान मानता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत से मेल खाता था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म का त्याग करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया, लेकिन इसके 3 महीने बाद यानी 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोते हुए डेथ हो गई। उनकी अंतिम यात्रा को मुंबई के चैत्य भूमि पर आयोजित की गई, जहां लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और बौद्ध रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इनके डेथ के बाद भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को सविता अम्बेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमण द्वारा अम्बेडकर के 99वें जन्म दिवस यानी 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया।